Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper analysis for 26th of December. First of all, let's understand what all topics we have to discuss. सबसे पहले हम बात करेंगे that the vaccination for young people and the booster dose for frontline workers and old people it has recently been approved in India. हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे. Second, we'll talk about कि 12 प्लस के बच्चों के लिए मतलब 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रिसेंटली कोवैक्सीन ने अपना एक वैक्सीन बनाया है और उसको अप्रूव कर दिया गया है. नाउ दीज टू टॉपिक्स दे आर नॉट रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है. जो रिसेंटली जो वैक्सीनेशन यंग के लिए अप्रूव किया गया उसके अंदर कोवैक्सीन की बात नहीं की गई है. उसके अंदर सिंपली बस ये बोला गया है कि एक पर्टिकुलर डेट से, एक स्पेसिफिक डेट से यंग पीपल को भी जो कोविड का वैक्सीन है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा. कौन सा वैक्सीन होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. बट रिसेंटली ये दूसरी न्यूज ये है कि कोवैक्सीन ने अपनी खुद की एक अलग से एक वैक्सीन बनाई है जो कि बच्चों के लिए भी अब काम आ सकती है. थर्ड, विल टॉक अबाउट सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि म्यांमार के अंदर चल रहा है एंड विल स्पेशली फोकस ऑन काया स्टेट. एक काया स्टेट है जो कि म्यांमार के अंदर प्रेजेंट है, हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. फोर्थ, विल टॉक अबाउट हसदेव अरन कोलफील्ड. ये छत्तीसगढ़ के अंदर प्रेजेंट है. हम इस कोलफील्ड के बारे में समझेंगे कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स और क्यों यहाँ पर जो कोल की डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस जो कोल की माइनिंग है उसके कारण क्या क्या इशूज यहाँ पे आ रही है. फिफ्थ, विल टॉक अबाउट कि कोविड, देखिए कोविड हमारे 2020 के अंदर आ चुका था. हमने पिछले 2 साल में कोविड से क्या क्या सीखा है, हमने कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के लेसन लिए हैं जो कि हम बाकी किसी भी पर्टिकुलर हेल्थ के इश्यूज के अंदर डाल सकते हैं. फिर जब भी कोई क्राइसिस आएगा तो हम कौन कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप डायरेक्टली मेंस में यूज कर सकते हैं. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट क्वारंटाइन पेस्ट्स. ये क्या होते हैं और ये न्यूज में क्यों है, हम इसके बारे में समझेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस कि यंग पीपल के अंदर वैक्सीनेशन और ओल्ड पीपल प्लस जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनके लिए बूस्टर डोज को रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देखिए जो ऐसे टीनेजर्स जो कि 15 से 18 साल की एज ग्रुप में है, आपको ध्यान रखना है 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रिसेंटली वैक्सीन को अप्रूव किया गया है. और ये बोला गया है कि साथ ही साथ जो बूस्टर डोज है वो ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो पहली बात तो फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी जो डॉक्टर्स नर्सेस जो मेडिकल इंडस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है. सेकंड, जो हेल्थ वर्कर्स है. और थर्ड, जो सीनियर सिटीजन है ऐसे जो कि 60 से ऊपर है. मतलब इनका इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली रिस्क पे है कोविड से, उनके लिए बूस्टर डोज स्टार्ट कर दिया गया है. इंडिया में बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज या फिर थर्ड डोज बोला जा रहा है. नाउ 3 जनवरी 2022 का जो डेट है वो डिसाइड किया गया है जब 15 से 18 के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मतलब स्टार्ट किया जाएगा. और 10 जनवरी 2022 से जो प्रिकॉशन डोज है यानी कि जो बूस्टर डोज है इंडिया के अंदर वो स्टार्ट किया जाएगा. अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सारे के सारे जो डिसीजन है वो किसी भी पर्टिकुलर नेशन को या फिर किसी और चीज को देखकर ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है. ये सारा डेटा साइंटिफिकली ड्रिवन है, मतलब साइंटिफिक बेसिस पे साइंटिफिक एनालिसिस किया गया है. उसके बाद ही ये डिसाइड किया गया है कि बच्चों के लिए और ओल्ड एज पीपल के लिए एक न्यू वैक्सीन को अप्रूव किया जाएगा. और जो वैक्सीनेशन है ऐसे बच्चों के लिए जो कि 15 से 18 के बीच में है, सबसे पहले तो उनका फायदा ये होगा कि वो स्कूल्स वगैरह जा सकेंगे. राइट, बहुत दिनों से आप जैसे जानते हैं कि जो ऑनलाइन स्कूल्स है वो चल रही हैं और जो ऑफलाइन स्कूल्स है वो बहुत काफी दिनों से बंद है उसी कारण. और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे डायरेक्टली रिस्क पे आए बाय गोइंग टू स्कूल. इसलिए ऑल्दो स्कूल खुल गए हैं बट उसका जो अटेंडेंस है, एनरोलमेंट रेशियो है, बहुत ही अभी भी बहुत कम है. साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसने ये भी बोला है कि हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, बट हमें इसके लिए कॉशियस होने की जरूरत है. मतलब हमें बहुत बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. जो ग्राउंड लेवल जो तैयारी करनी थी गवर्नमेंट को, सारी की सारी चीजें हो रही हैं. ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए जितने भी लेसन पिछले जो सेकंड वेव था, फर्स्ट वेव था, इसको ध्यान में रखते जो भी लिया गया था उन सबको ध्यान में रख करके ओमिक्रॉन से फाइट करने के लिए सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं. करेंटली ऐसा बोला गया है कि 90% जो एडल्ट पॉपुलेशन है जिनको जो कि एलिजिबल है वैक्सीन लेने के लिए, उनमें से 90% लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट डोज मिल चुका है और 61% लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज यानी कि दोनों डोजेस मिल चुके हैं. ठीक है, तो इनमें से भी जो 61% में भी जिनको दोनों डोज मिल गए हैं, उनके बावजूद भी जो 60 प्लस है उनको यहाँ पर थर्ड डोज मिलेगा यानी कि प्रिकॉशन डोज मिल सकता है. इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने बात की है कि हमने कैसे कैसे इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन से फाइट करने के लिए कैसे रेडी किया है, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि 18 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स अभी अवेलेबल है पूरे इंडिया के अंदर. इसके अलावा 5 लाख बेड्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन को सपोर्ट करते हैं. साथ ही साथ 90,000 से ज्यादा आईसीयू बेड्स जो है अभी पूरी तरीके से खाली है, स्पेशली जो बच्चों के लिए है. ठीक है, मतलब बच्चों के लिए अगर किसी टाइप का सीरियसनेस बढ़ता है ओमिक्रॉन के कारण तो उसके लिए पहले से ही रेडी रहना जरूरी है. इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स को बनाने के लिए अराउंड 30,000 न्यू ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप किया गया है पूरे इंडिया के अंदर. ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं 3 जनवरी को जो बच्चे हैं 15 से 18 के बीच में उनको वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाएगा. और 10 जनवरी से बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज है उसको स्टार्ट किया जाएगा. ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो हेल्थ केयर के अंदर काम करते हैं, प्लस ऐसे बंदे जो कि 60 प्लस हैं और उनको कोमोबिलिटीज है. कोमोबिलिटी का सीधा सा मतलब है उनको एक से ज्यादा बीमारी जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर लेवल उनका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 10 जनवरी से उनका बूस्टर डोज स्टार्ट हो जाएगा. इसके अलावा
बोला गया है कि पैनिक नहीं करना है, बिकॉज ओमिक्रॉन केस ऑल्दो इंक्रीज हो रहा है, बट इंडिया उसके लिए काफी दिनों से प्लानिंग कर रही है और ऑलरेडी हम इस चीज के लिए रेडी हैं। मतलब अगर किसी भी टाइप का केस इंक्रीज होगा तो हम रेडी हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, अब आपको जो फर्स्ट टॉपिक थी इसके अंदर कोई भी बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं था, दिस वाज जस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए थी। नाउ द सेकंड टॉपिक जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कोवैक्सीन ने रिसेंटली 12 प्लस के बच्चों के लिए अपना एक वैक्सीन रोल आउट किया है। हम इसको समझते हैं। रिसेंटली जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो डीजीसीआई है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि ये वो बॉडी है जो कि हमारे इंडिया के अंदर किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई भी वैक्सीन अगर आएगा उसको फाइनल अप्रूवल डीजीसीआई देता है। ठीक है, यही वो पर्टिकुलर बॉडी है। तो रिसेंटली इसने कोवैक्सीन को एक अप्रूवल दिया है, जहां पर उसने ये बोला है कि 12 साल से बच्चों के जो इससे ऊपर के बच्चे हैं वो डायरेक्टली कोवैक्सीन को यूज कर सकते हैं एज अ वैक्सीनेशन ऑप्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चे जो है स्कूल जा सकते हैं और बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों से जो ऑनलाइन एजुकेशन पे हम लगातार एम्फेसिस डाल रहे हैं, बट उसके कारण बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, उनका एजुकेशन डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। ये सब चीजें हम धीरे धीरे कम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। तो बच्चे क्लास जा पाएंगे, साथ में साथ जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था सारे के सारे स्कूल्स में, उसको फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। साथ ही जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो सब के सब लगभग अराउंड 2 साल से बंद थे बिकॉज ऑफ कोविड, इन सबको फिर से रिज्यूम किया जा रहा है। और देखिए ऑल्दो ऑफलाइन क्लासेस जैसा आप जानते हैं कि पिछले 4-5 महीने से रिज्यूम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो अटेंडेंस था उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे स्कूल जाए और किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है। देखिए समझने वाली बात यह है कि ऑलरेडी डेटा बहुत ज्यादा शो होना स्टार्ट हो गया है। जैसा हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड वेव जो आया था उसमें हमें ये मालूम चला था कि जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट जो ओमिक्रॉन वेव है उसके अंदर ये डेटा आया है कि जो बच्चे हैं उनको कोविड बहुत ज्यादा कैच कर रहा है, मतलब ये अफेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा गया है ओमिक्रॉन इन्फेंट्स के अंदर भी, मतलब जो लेस देन 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनके अंदर भी देखा गया है ओमिक्रॉन डायरेक्टली आ रहा है। इसका मतलब है कि बच्चे अब डायरेक्टली ओमिक्रॉन के उसके रिस्क पे है, तो हमें इस चीज को यहाँ पर बचाने की जरूरत है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इम्यूनिटी जो होता है काफी स्ट्रांग होता है, उसके कारण वो डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं होते, ऑल्दो उनकी बॉडी के अंदर अगर वायरस होता भी है तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट द पॉइंट इज वो एक फैमिली ट्रांसमिशन का एक सोर्स बन जाते हैं, जहाँ की उनके थ्रू उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनको या फिर उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको इन सबको यानी फैलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए आपको समझना है कि कोवैक्सीन जो है सेकंड वैक्सीन है जिसको इंडिया के अंदर अप्रूव किया गया है, जो बच्चों के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे पहले जाइडस जो कंपनी है उसने ऑलरेडी अपना एक 3 डोज वैक्सीन जो है निकाल दिया था, जो कि डीएनए वैक्सीन था, उसको उन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है, जो कि बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है जाइडस जो था फर्स्ट कंपनी था और कोवैक्सीन जो है ये सेकंड वैक्सीन है जो कि बच्चों को अब दिया जा सकता है, प्लस 12 से ऊपर वालों को, यानी कि दोनों ही जो वैक्सीन है वो 12 प्लस के बच्चों को दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो रिसेंटली जो कोवैक्सीन लाया गया है जहां पर टोटल 2 डोजेस देने की बात की गई है और उसका गैपिंग जो है वो 28 डेज का होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड डोज के अंदर। ठीक है, और आपको ये चीज मालूम चल गया। नाउ द डेटा ऑन द ट्रायल्स, जितना भी बच्चे के ऊपर जो भी ट्रायल्स वगैरह हुए हैं उसका डेटा जो है उसको पब्लिक डोमेन के अंदर अभी तक डाला नहीं गया है। वो सारा डेटा अभी भी डीजीसीआई के पास है, यानी कि जो ड्रग कंट्रोलर है हमारा उनके पास है। वो धीरे धीरे जब भी उनको सही लगेगा तो वो इस डेटा को पब्लिक डोमेन में रिलीज करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन को कैसे रोल आउट करना है, कि सारा का सारा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस पर्टिकुलर एज ग्रुप को कितना वैक्सीन मिलना चाहिए। अभी तो सिर्फ डीजीसीआई ने इसको अप्रूवल दिया है कि हाँ ठीक है आपका वैक्सीन अब सेफ है, बच्चों को अंदर दिया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए जो भारत बायोटेक है उसने कोवैक्सीन को बनाया है और इसने डायरेक्टली अपील किया है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है इसको अप्रूव कर दे। तो देखते हैं कि जो चाइल्ड वैक्सीनेशन के ऊपर जो डायरेक्ट पॉलिसी जो अभी रिसेंटली आई है, जहां पर बोला गया है कि जो 15 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसमें कोवैक्सीन कितने परसेंटेज तक आ सकते हैं। अब फर्स्ट तो हमने देखा जो जाइडस था, ठीक है, जो कि बच्चों के लिए था। सेकंड हमने देखा जो कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, ये तो 2 वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं जो बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा 2 वैक्सीन और हैं जो कि बन रही हैं, जो कि अंडर प्रोडक्शन फेज है। थर्ड वैक्सीन का नाम है जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, इसका नाम है नोवावैक्स। ठीक है, ये भी बच्चों के अंदर मतलब दिया जा सकता है और स्पेशली ये ऐसे बच्चों के अंदर दे सकते हैं जो कि 7 साल से 11 साल के बीच में है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए नोवावैक्स बनाया जा रहा है। एंड फोर्थ जो है बायोलॉजिकल ई नाम का जो लैब है वो कोर्बेवैक्स बना रहा है। ठीक है, ये 5 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है। आपको समझ आ रहा होगा। टोटल जाइडस, फिर सेकंड आया कोवैक्सीन, थर्ड है हमारा यहाँ पे नोवावैक्स और फोर्थ है यहाँ पे कॉर्बेवैक्स। ये 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि बच्चों के लिए बनाई जा रही है, जिसमें से 2 को और जो फर्स्ट 2 थे उनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है और जो बाकी 2 हैं वो अभी भी प्रोडक्शन फेज के अंदर है और ट्रायल फेज के अंदर है। जैसे ही उनका ट्रायल कंप्लीट होगा और अगर उनके डेटा जो है प्रॉमिसिंग डेटा हुए तो इनको भी मतलब धीरे धीरे अप्रूवल दे दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू कुछ वैक्सीन को समझते हैं और जो वैक्सीन किस पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू बनाए जाते हैं, कौन सा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी उनके लिए यूज किया जाता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको यूज करके वैक्सीन को बनाया जाता है, जिसमें से कुछ जो मेन है वो ये है कि
या तो उनके अंदर जो mRNA वैक्सीन है, मतलब या तो उनके अंदर जो mRNA है वो डाला जाता है। सेकंड, या तो उनके अंदर हो सकता है कि एडिनो वायरस का वेक्टर एक डाला जा रहा हो उस वैक्सीन के अंदर। थर्ड, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वैक्सीन के अंदर इनएक्टिवेटेड प्रोटीन डाला जा रहा हो उस पर्टिकुलर वायरस का जो कि उसको इन्फेक्ट कर रहा है। फोर्थ, हो सकता है कि इनएक्टिवेटेड विरियन डाला जा रहा हो, या फाइनली हो सकता है कि डीएनए वगैरह या फिर कोई अलग मेथड यूज किया जा रहा हो। तो जितने भी mRNA वैक्सीन है आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा वैक्सीन, कौन कौन सी कंपनी है जो कि mRNA को यूज कर रही है। आपको ध्यान रखना है जो फाइजर है, बायोटेक है, मॉडर्ना है, ठीक है, प्रोविडेंस है, ये सारी की सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि mRNA वैक्सीन बनाती हैं और वो टारगेट करती है एस प्रोटीन्स को। आपको याद होगा एस प्रोटीन, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखी है कि जो ओमिक्रॉन है उसके अंदर एस प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एडिनो वायरस वेक्टर है, वो कौन कौन सी कंपनीज है जो एडिनो वायरस वेक्टर को यूज करके वैक्सीन बना रही है, जिसमें देखिए कोविशील्ड, जो आप कोविशील्ड यूज करते हैं वो एक्चुअली एक टाइप का एडिनो वायरस मतलब वैक्सीन होता है, ठीक है। कोविशील्ड के अंदर एडिनो वायरस है। इसके अलावा जो एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड है, ये तीनों मतलब सेम ही है, अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो जॉनसन है, कैंसिनो है, गमालिया है, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं। और जैसे आपने देखा स्पुतनिक 5 को आपने देखा, ठीक है, एस्ट्राजेनेका को आपने देखा, ये सारी वैक्सीन ऐसी है जिन्होंने एडिनो वायरस वेक्टर को यूज किया है अपने वैक्सीन को बनाने के लिए, और ये भी डायरेक्टली एस प्रोटीन को टारगेट करता है। इसके अलावा जो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स होते हैं वो भी एस प्रोटीन को टारगेट करते हैं, और इनके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए हमने जिसके बारे में बात की थी अभी, नोवावैक्स, ठीक है, वेक्टर इंस्टीट्यूट ने जो अपनी एपी वैक नाम की जो वैक्सीन बनाई है, और इसके अलावा एक सनोफी नाम का एक वैक्सीन है जो कि बनाया जा रहा है अभी। ये सब जो है इनएक्टिवेटेड प्रोटीन को यूज करते हैं अपने वैक्सीन के अंदर, अपने वैक्सीन को प्रॉपर्ली काम कराने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इनएक्टिवेटेड विरियन जो है वो पूरे के पूरे वायरस पर अटैक करता है। आपको ध्यान रखना है जो इनएक्टिवेटेड विरियन होता है वो पूरे वायरस पर अटैक करता है। और जो हमारा साइनोवैक है, इसके अलावा जो कोवैक्सीन है हमारा, ठीक है, कोवैक्सीन, कोरोना वैक जो बनाया जा रहा है, जो साइनोवैक कंपनी नाम की जो कंपनी है वो कोरोना वैक बना रही है, और फाइनली कोवीवैक, ये तीन वैक्सीन ऐसे हैं जो कि इनएक्टिवेटेड विरियंस को यूज करते हैं, जो कि एक साथ पूरे वायरस पर अटैक करते हैं। एंड फाइनली कुछ डीएनए वैक्सीन को बनाया जा रहा है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स में बात कर रखी है। आपको ध्यान रखना है जब भी कोई डीएनए वैक्सीन बनाया जाएगा वो एक तो एस प्रोटीन पे टारगेट करेगा और साथ ही साथ पूरे वायरस पे टारगेट करेगा, बिकॉज डीएनए जो वैक्सीन होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वैक्सीन। आई होप आपको ये चार्ट प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। इस चार्ट को आपको लिटरली याद कर जाना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी वैक्सीन, देखिए जो आपको फर्स्ट दिख रहा है ना, ये सारे वैक्सीन के नेम है, और जो सेकंड जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो कंपनीज के नेम है। आपको जितने भी वैक्सीन के नेम्स है वो याद हो जाने चाहिए, प्लस वो वैक्सीन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने वैक्सीन को बनाने के लिए, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करके उस पर्टिकुलर वैक्सीन को बनाते हैं वो, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स में 2022 में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ सकता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। क्यों? देखिए 2020 के अंदर कोविड का स्टार्ट हुआ था, राइट, 2020 के अंदर, लेकिन 2020 के प्रीलिम्स में कोविड के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 21 के अंदर कोविड के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट 22 दिस इज द थर्ड तीसरा ऐसा साल है जो कि लगातार कोविड से अफेक्टेड है, और यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है कि पहले 2 साल के अंदर कोविड के बारे में अगर कुछ नहीं पूछा गया है तो हो सकता है कि थर्ड ईयर के अंदर कोविड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ऑलरेडी कोविड के बारे में बहुत सारा डिटेल्स पब्लिक डोमेन के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो आपको इस चीज को बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर वैक्सीन किस प्लेटफॉर्म को यूज करती है अपने टारगेट पे अटैक करने के लिए, और कौन से टारगेट पे वो अटैक करती है, ठीक है, आपको बस मालूम चलना चाहिए। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी डीएनए वायरस होगा वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, वो होल वायरस प्लस एस प्रोटीन दोनों पे अटैक करता है, ठीक है। ऐसे आपको ये पूरा टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। नाउ द सेकंड टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक जो हमें बात करनी है, ये है म्यांमार के अंदर जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली एक काया काया नाम की एक विलेज है जो कि म्यांमार के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। वहां पर 30 लोगों को रिसेंटली मार दिया गया है म्यांमार की आर्मी के द्वारा। आपको याद होगा 2021 के अंदर रिसेंटली म्यांमार के अंदर एक मिलिट्री कू किया गया है, ठीक है। मिलिट्री कू जिसके अंदर जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी ऑंग सान सू की, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको डिटेन कर लिया गया है और उनको जेल में डाल दिया गया है। अब समझते हैं कि म्यांमार का एक्जैक्टली इशू क्या है, इसका हम बैकग्राउंड के साथ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम मैप देखें म्यांमार की, तो आप देख सकते हैं म्यांमार के नेबर्स कौन कौन से हैं। अगर आप देखिए टॉप से देखेंगे तो इंडिया, ठीक है, यहां से चाइना, लॉस एंड थाईलैंड, ये 4 ही ऐसे कंट्रीज है जो कि म्यांमार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच करती है। आपको ध्यान रखना है इंडिया, चाइना, लॉस एंड थाईलैंड। अब अगर हम इंडिया के अंदर जाएं, इंडिया के अंदर डिटेल में देखें यहाँ पर, तो कितने स्टेट्स हैं इंडिया के जो डायरेक्टली म्यांमार को टच करते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली म्यांमार को टच करती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जिसके बाद देखिए तामू प्लेस है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर रखी है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। पोंगसो पास है, इसके बारे में भी हमने बात कर रखी है, बिकॉज जब ये न्यूज में आया था चिन स्टेट के बारे में भी हमने बात कर रखी है। तो आप प्लीज जो जितने भी ऐसे लोकेशन है जो कि न्यूज में आ रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे एरियाज में जो कि अभी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चल रहे हैं,
उसको आप प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा, उसको आप बिल्कुल ही भूलिएगा मत, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करते रहना है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि एग्जैक्टली म्यांमार का मैप कैसे है। आपको इसके इंटरनेशनल जितने भी नेबर्स है वो मालूम होने चाहिए, ठीक है, और जितने भी इंडिया के ऐसे कंट्रीज, इंडिया के ऐसे स्टेट्स है जो कि डायरेक्टली इसको टच करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी यहाँ पे जो इंसर्जेंसीज है म्यांमार के अंदर, वो 1948 से लगातार चलती आ रही है, ठीक है। इंसर्जेंसी देखिए, आपको 1940 आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 में जब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके जस्ट एक साल के बाद 1948 में म्यांमार को भी इंडिपेंडेंस मिल गया था, ठीक है। और इसको भी जो इंडिपेंडेंस मिला था ये ब्रिटिशर से ही मिला था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो है लगातार एथनिक बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जहां पर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे एथनिक ग्रुप्स है, ठीक है, एथनिक के ग्रुप्स है जिन्होंने आर्म उठा लिए, ठीक है, आर्म्स उठा लिए मतलब उन्होंने बंदूकें उठा ली हैं, और जो म्यांमार का जो आर्म फोर्सेस है जिसे बोलते हैं तात्मा दाव, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तात्मा दाव क्या है। आपको प्रीलिम्स जो क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तात्मा दाव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ टर्म रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि तात्मा दाव जो है ये म्यांमार का जो आर्म फोर्सेस है उसे तात्मा दाव बोला जाता है, जिसके अंदर वहां की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इंक्लूडेड है, और जो म्यांमार की मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है वो इस चीज को ऑब्वियसली हेड करती है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तात्मा दाव क्या है। अब क्या हुआ है, बहुत सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं म्यांमार के अंदर, उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया है तात्मा दाव के अगेंस्ट, यानी कि जो म्यांमार की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जो वहां के आर्म फोर्सेस है उनके अंदर एक रिवोल्ट कर दिया है। नाउ बहुत सारी ऐसे कोशिश की गई है, सीज फायर को साइन किया गया है म्यांमार के बीच में, म्यांमार का जो गवर्नमेंट है उसके बीच में और जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में, और बहुत सारे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन्स वगैरह बनाए गए हैं 2008 तक, लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो रही है, और बहुत सारे ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं, ऑटोनॉमी को इंक्रीज करने की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ तक कि फेडरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फेडरलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी भी कंट्री को फेडरल स्टेट्स में, फेडरल में तोड़ देना, मतलब फेडरल यूनिट्स में तोड़ देना, इसका मतलब है फेडरल का सीधा सा मतलब है स्टेट्स, आप स्टेट समझ सकते हैं। तो यानी कि स्टेट के अंदर तोड़ देना, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट को अलग अलग, एक कंट्री को अलग अलग पार्ट में तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड एज फेडरलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी डिमांड लगातार चलती जा रही है। अब ये जो म्यांमार के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और सबसे ऑनगोइंग सिविल वॉर है, सबसे लंबा चलने वाला है। बिकॉज आपको देखिए, आपको जैसे हमने बात की 1948 के अंदर जब इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, तब से इनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आज तक खत्म नहीं हुआ, मतलब 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जितना इंडिया को इंडिपेंडेंस में मतलब का टाइम हो गया, उतना ही टाइम -1 उतना टाइम इनको हो गया है, इनका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। अगर इस मैप को अगर आप देखेंगे, ये म्यांमार का मैप है जिसमें इसकी एथनिक जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है इस पर्टिकुलर मैप को। ओके, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है काया, जो काया ग्रुप है वो यहाँ पे रहती है, ठीक है, बिल्कुल बीच में, म्यांमार के बीच में। इसके अलावा मॉन्स के बारे में आपने सुना होगा, मॉन अभी कुछ दिन पहले न्यूज में थे। शांस जो है, ठीक है, बिल्कुल बीच में। अगर आप यहाँ देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट में मांडले जो है म्यांमार की कैपिटल है। इसके अलावा चिन जो पॉपुलेशन है वो यहाँ रहती है, ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में काचिन्स रहती हैं, ठीक है, और मागवे है, बेगो है, यंगून है। आपको देखिए जितने भी ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, आपको ये बाय नेम याद होने चाहिए। देखिए काचिन कहाँ पे प्रेजेंट है म्यांमार के अंदर, ठीक है, शान कहाँ पे है, मांडले कहाँ पे, चिन कहाँ पे, रखाइन कहाँ पे, ये सारे जो जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं ये म्यांमार के अंदर है। आप प्लीज इसको नाम से आप बस याद करनी है, आपको बस इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, दैट्स इट। अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को बार बार देखते रहेंगे ना, इतना आपके लिए काफी होगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। प्लीज इसको याद रखिएगा, बिकॉज ये भी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार जो है जब से 2021 के अंदर वहां पे मिलिट्री कू हुआ है, वो प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया है, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल अफेयर्स अगर पूछना होगा तो म्यांमार एक बहुत ही हॉट टॉपिक है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, स्पेशली प्री या फिर जितने भी बाकी एग्जामिनेशन है जो कि यूपीएससी करवाता है, सीडीएस, एनडीए, उन सब में म्यांमार के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए ये पर्टिकुलर मैप और स्पेशली इसके जितने भी एथनिक ग्रुप्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। नाउ न्यूज में हमने बात की कि 30 लोगों को रिसेंटली, जिसमें वुमेन्स, चिल्ड्रन सब इंक्लूडेड थे, जिनको मार दिया गया है और साथ ही उनकी बॉडीज को बर्न कर दिया गया है म्यांमार के अंदर, ठीक है। काया स्टेट के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ की जो म्यांमार की मिलिट्री है वो ये बोलती है कि उसने इन लोगों को मारा है, मतलब शूट कर दिया है, बिकॉज दे वर टेररिस्ट विद वेपन्स, ठीक है। म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, यानी कि म्यांमार की जो मिलिट्री है, उनका ये कहना है कि ये वो लोग थे जिनके पास वेपन्स थे, इसलिए उनको सेल्फ डिफेंस में इनको मारना पड़ गया। बहुत बहुत सारी मीडिया एंड जो वहाँ की जो सिविल राइट्स ग्रुप है वो ऐसा कह रही है कि सारे लोग इनोसेंट थे, इनके पास कोई भी वेपन्स नहीं थे, इनको सिर्फ ऐसे ही मार दिया गया। 1957 में, देखिए 1948 में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी म्यांमार के अंदर, उसके कुछ सालों बाद यानी कि 1957 में काया स्टेट जो है वहां पे प्रॉब्लम 1957 से चल रही है लगातार। इसे करानी स्टेट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। वहां पर उन्होंने अपनी एक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई जो कि पॉलिटिकल पार्टी थी, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली, ठीक है। सो काया स्टेट ने अपनी खुद की आर्मी बना के रखी हुई है जो कि फाइट कर रही है सेल्फ को अपने, मतलब वो पाने के लिए, अपने जितने भी इंडिपेंडेंस वगैरह है इन सबसे फाइट करने के लिए, इन सबसे पाने के लिए ये लगातार फाइट करती जा रही है। अब जो काया स्टेट है उसकी जो आर्मी है वो तात्मादाव से लगातार फाइट कर रही है, जो म्यांमार की जो डिफेंस फोर्सेस है उनसे लगातार फाइट कर रही है। और 1995 में एक बार सीज फायर हुआ था, इसके अलावा आज तक कभी भी इन दोनों के बीच में पीस स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है आज तक कभी भी शांत नहीं हो पाई है। अब जो काया की जो आर्मी है वो ये बोलती है कि उनके बहुत सारे ग्रीवांसेस है,
तात्मादाव के अगेंस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट है जो म्यांमार की गवर्नमेंट है, म्यांमार की जो आर्मी है, उसके अगेंस्ट बहुत सारे इनके प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ के लोगों को। यहाँ के जो जो काया जो स्टेट है वहाँ पर बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इन सब के अगेंस्ट जो ये प्रॉब्लम्स है आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाई है, बिकॉज जो म्यांमार की आर्मी है वो लगातार इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को डिप्लीट करने की कोशिश करती रहती है, यहाँ से निकाल के इसको बेच देती है बाहर की तरफ, राइट। ये सारे के सारे ग्रीवांसेस हैं इन काया स्टेट के लोगों के। इसके अलावा ये बोला गया है कि बहुत सारे सिविलियन एरियाज है वहां पर माइंस वगैरह प्लांट किए गए हैं इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि म्यांमार की गवर्नमेंट के द्वारा, तात्मादाव के द्वारा। इसके अलावा टॉर्चर, रेप, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, यानी कि गलत तरीके से मार देना, ठीक है, एनकाउंटर कर देना, फॉल्स एनकाउंटर कर देना। इसके अलावा पूरे के पूरे विलेज को एक बार में जला देते हैं, ऐसा ये सब क्लेम किया जा रहा है कि जो कायरा लोग की जो यहाँ की पर्टिकुलर जो लोग हैं, यहाँ के जो पीपल हैं, वो बोल रहे हैं कि म्यांमार की जो आर्मी है वो बिल्कुल यहाँ पे सही काम नहीं करती है, बहुत गलत काम करती है, इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है। अब रिसेंट न्यूज ये है कि 2021 के अंदर जब मिलिट्री को हुआ था तो वहां पर ऐसा देखा गया था कि जो तात्मादाव है, यानी कि जो यहाँ की जो मिलिट्री है, उन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेस पे, जो ये पर्टिकुलर प्लेस था, यहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अटैक कर दिया। और इसके बदले में जो तात्मादाव की ट्रुप्स ने जब अटैक किया तो बदले में जो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी एक ऑफेंसिव मतलब एक प्रोटेस्ट और एक अटैक स्टार्ट कर दिया है इनके बहुत सारे मिलिट्री आउटपोस्ट पे। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये प्रॉब्लम शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो लेट्स होप कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी शांत हो जाए और ये सारी चीजें जो है जल्दी से सॉल्व हो जाए। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है, ये कोल फील्ड के बारे में है, जिसका नाम है हासदेव अरंड कोल फील्ड। ये छत्तीसगढ़ के अंदर इसका ये प्रेजेंट है, लोकेटेड है। हम इसके बारे में समझते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो ये हासदेव अरंड ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट के अंदर ये कोल फील्ड है, ये सिर्फ बायोडाइवर्सिटी में रिच नहीं है, बट कोल रिजर्व्स भी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। 15 साल पहले हमें किसी भी कोल फील्ड के बारे में, कोई एक्टिव कोल फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं था, बट अभी जब मालूम चला है तो ऑलरेडी कपल ऑफ माइंस ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे माइंस ऐसे हैं जिसके अंदर माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो है वो है पारसा ईस्ट और केटे बासन नाम का जो कोल ब्लॉक है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर पहली बात तो आपको ध्यान रखना है पूरे का पूरा एक फॉरेस्ट एरिया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पूरी तरीके से माइनिंग हो रही है, ठीक है। इसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस वगैरह किए गए हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पर माइनिंग की जाए, तो वहाँ पर केस वगैरह किए गए हैं, और ये सारे केस ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, कोर्ट्स, इन सब में फंस के रह गए हैं, जिसके कारण कोई ना ही इधर का कोई रास्ता मिल रहा है ना ही उधर का रास्ता मिल रहा है। अगर आप मैप देखेंगे छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर आप नॉर्दर्न पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर हसदो अराउंड कोलफील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि हसदो कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए हसदो अराउंड जो एरिया है, यहाँ पर 15 साल पहले तक कोई भी कोल फील्ड के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब लगातार एक कोल फील्ड मिला और जब रिसर्चेस स्टार्ट हुए तो अराउंड 18 कोल ब्लॉक्स यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक ह्यूज रिसोर्स है, जिससे पावर ग्रेड कोल बन सकता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा कोल है, मतलब अच्छी क्वालिटी का कोल है, जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल जो 18 कोल ब्लॉक्स है, इसके अंदर सबके अंदर अभी तक माइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जो 2 कोल ब्लॉक्स है, पहला जिसके बारे में हमने बात की पारसा ईस्ट और केटे बासन, और साथ में चोटिया, ये 2 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर जो माइनिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत सारा लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। 2011 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसने स्टेज 1 की क्लियरेंस मतलब प्रोवाइड कर दी थी पारसा ईस्ट का जो कोलफील्ड है उसको, लेकिन उसी टाइम इमीडिएटली उसी साल में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इस पर्टिकुलर अलॉटमेंट को कैंसिल करने के लिए बोला था, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने जो बोला था उसको पूरी तरीके से अनहर्ड कर दिया गया, मतलब उसको साइड कर दिया गया, और स्टेज 2 का भी क्लियरेंस प्रोवाइड कर दिया गया 2012 में, और 2013 में ये माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं पारसा ईस्ट जो है यहाँ पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसको नहीं मिल रहा है, बट इसके बावजूद यहाँ पर माइनिंग चल रही है। 2014 में इस बात को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया, लेकिन अभी तक ये मैटर वहीं पे पेंडिंग है, और यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज अभी तक चल रही है। लोकल जो पॉपुलेशन है इसके अगेंस्ट लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, बट इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, इट हैज इग्नोर्ड द रिपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। रिसेंटली जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने एक रिपोर्ट दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया, और यहाँ पर जो पारसा कोल ब्लॉक था उसका स्टेज 2 का जो क्लियरेंस था उसको भी पूरी तरीके से वैलिड ठहरा दिया, ठीक है। और आपको ये जो जितना भी चीजें मैटर हो रही थी, आपको ये मैटर का जो बैकग्राउंड है वो समझ आ गया होगा। जो रिसेंटली जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके अंदर ये बोला गया है कि ये एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, जो हसदो फॉरेस्ट है ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ पर अगर आप माइनिंग करेंगे तो इसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या बोलता है। पहली बात बोलता है कि इस पूरे एरिया में आपको नो गो एरिया डिक्लेयर करना चाहिए। नो गो एरिया का सीधा सा मतलब होता है जहां पर विदाउट परमिशन आप नहीं जा सकते हो, इस फॉरेस्ट रीजन के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते हो, सॉरी। और लेकिन इसके बावजूद ऐसे ये कोई भी ऐसा नो गो एरिया इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, और यहाँ पे लोग जो चाहते हैं यहाँ पे जाता है। सेकंड इज कि रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करता है कि 80% से ज्यादा जो ऐसा एरिया है, मतलब जो हसदो का एरिया है वो फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। मतलब टोटल 100 में से 80% तो फॉरेस्ट है, और जितना भी कोल ब्लॉक्स है, जो 18 कोल ब्लॉक्स मिले हैं, वो सारे कोल ब्लॉक्स यहाँ फॉरेस्ट के अंदर है। तो अगर आप कोल ब्लॉक्स को माइन करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉरेस्ट को इंपैक्ट कर रहे हो,
ठीक है। एक तरफ तो आप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यानी फिर यहाँ पे ग्लासगो जो क्लाइमेट एग्रीमेंट अभी रिसेंटली हुआ था, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम अफॉरेस्टेशन करेंगे, हम डिफॉरेस्टेशन होने से बचाएंगे। और यहाँ पर जब एक पर्टिकुलर कोल माइन को यहाँ पर माइनिंग करने की बात आ रही है, तो उसके बदले में आपने पूरी की पूरी यहाँ पे जंगल निकाल के रख दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। और रिपोर्ट ये भी बोलता है कि यहाँ पर सिचुएशन जो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ और मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेशली जो एलिफेंट के साथ ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, ये एक जंगल का एरिया, हसदेव जो है एक जंगल का एरिया जो कि छत्तीसगढ़ में है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एलिफेंट्स और बाकी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होंगी वो तो यहाँ पे रहेंगे। प्रॉब्लम है कि ह्यूमंस यहाँ पे इंक्रोच कर रहे हैं। आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे एलिफेंट्स यहाँ पे इंक्रोच नहीं कर रहे हैं, ये उनका घर है, ये जंगल है। बट ह्यूमंस जब वहाँ पे इंक्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाने के बाद जो ह्यूमन और एलिफेंट्स के बीच में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमंस अपने आप को बचाने के लिए एलिफेंट पे अटैक करेगा। और उसके कारण जो इंसिडेंट्स हो रही है ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्टैक्ट की, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जिसके अंदर देखा गया है कि हर साल अराउंड 60 ह्यूमंस भी इसके अंदर मारे जा रहे हैं, और एलिफेंट्स की तो गिनती छोड़ दो, ये तो लगातार इनके अंदर इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ आ गया होगा। नाउ द रिपोर्ट ये भी बोलता है कि जो हसदो आरंग जो एरिया है, यहाँ पर माइग्रेटरी कॉरिडोर है जो कि एलिफेंट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि इसके अंदर टाइगर्स भी देखे गए हैं। मतलब सोचिए, ये एलिफेंट्स, टाइगर, इतनी जो जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनका एक बहुत ही अच्छा हैबिटेट है। इसको हम पूरी तरीके से हटा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोल माइनिंग। अगर आप इसके जस्ट पास में देखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये एमपी वाला पार्ट है, राइट, छत्तीसगढ़ के जस्ट पास में एमपी है। जो बुरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व जो है एमपी के यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस पूरे एरिया को आप एक सिंगल जोन डिक्लेयर कर देंगे, तो ये एक टाइगर रिवर्सल की तरह काम करेगा। मतलब टाइगर्स इजिली इस पूरे एरिया में मूव कर सकते हैं। देखिए, आपको समझना है कि जो यहाँ पर फसदेव जो हसदेव आरंड है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। सेकंड, जो भूरामदेव है ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर आपको। और थर्ड इज कि जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो एमपी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम डेमोग्राफिक सिचुएशन की बात करें, तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, वो दे आर प्रीडोमिनेटली ट्राइबल्स। उनका जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली उस फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम उस फॉरेस्ट को हटाएंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इनके लाइवलीहुड को डायरेक्टली खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप लोकेशन देखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ के यहाँ पे टॉप मोस्ट पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भूरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। यहीं पर यहाँ पर हसदेव प्रेजेंट है, और जस्ट पास में यहाँ पर देखेंगे एमपी के अंदर ये कान्हा टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। इस पूरे एरिया को अगर आप सिंगल पैच डिक्लेयर कर देंगे, तो यहाँ पर टाइगर्स इजिली इंटरस्टेट मूवमेंट कर सकते हैं। बट बिकॉज इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर ह्यूमंस यहाँ पर एंटर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोल्स, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर कट ऑफ होने की मतलब कट हो सकता है, जिसके अंदर जितने भी एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, ये सब जो है, इनको यहाँ पर एक्सेस मिलना बंद हो जाएगा। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो सारा का सारा क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने कौन कौन से लेसंस लर्न किए हैं फ्रॉम कोविड। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बहुत ही फास्ट और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सिर्फ उतना ही समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझना यह है कि हमारे हेल्थ सिस्टम जो है उस पर लगातार बर्डन ना इंक्रीज हो, और सेकंड, जो हमारा नॉन कोविड का केयर है वो फिर से हिट ना हो जाए, जैसा हमारा डेल्टा वेव में, फर्स्ट वेव में हुआ था। उसके लिए मल्टीपल प्लान होने बहुत जरूरी है। ठीक है, एक प्लान से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल प्लान होने चाहिए, प्लस आपके साथ पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। उतना सारा इंप्लीमेंट होगा तभी आप कोविड से प्रॉपर्ली फाइट कर सकोगे, स्पेशली ओमिक्रॉन वेरिएंट से, जो कि बहुत ही फास्ट स्प्रेड होता है। हमने 2 साल से लगातार कोविड के जो सिचुएशन है उससे फाइट कर रहे हैं, और अब तक हम ये तो समझ गए हैं कि यहाँ पर कोई नी जर्क रिएक्शन लाने की जरूरत नहीं है। नी जर्क रिएक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि अचानक से आपको कोई फैसला लेना पड़ रहा है, मतलब कुछ आया और आपने फैसला ले लिया। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि कोविड अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाएगा। इससे पहले कि ओमिक्रॉन अपना कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट करे, हमें उससे पहले रोकना है। मतलब इसे नी जर्क रिएक्शन की तरह नहीं देखना है, हमें इससे पहले कि वो स्टार्ट हो, हमें इससे पहले इसको रोकने की जरूरत है। अब पॉइंट ये है, दिक्कत ये है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज ये बनी हुई है कि हमें किस पॉइंट पे स्टार्ट करना चाहिए और किस हद तक जाना चाहिए, मतलब कितना हमें क्या अचीव करना चाहिए। इस बात पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। देखिए, साउथ अफ्रीका में जब ये स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 24 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका फर्स्ट केस आया था, और उसके बाद ये देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं है। मतलब ये ऑल्दो इसकी स्प्रेड बहुत हो रहा है, बट ये कंपैरेटिवली माइल्डर है। मतलब ये एटलीस्ट डेथ कॉज नहीं कर रहा है। लेकिन जो साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट्स हैं, वो चाहते हैं कि यूके और यूरोप का डेटा पहले आ जाए, उसके बाद हम इस चीज को कंफर्म करें कि ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है इतना मतलब सीरियस है या नहीं। बिकॉज अगर आपको याद होगा, हमने कल के डिस्कशन में इस बात को डिस्कस किया था कि यूके और यूरोप के अंदर लगातार डेथ्स बढ़ती जा रही है। मतलब यहाँ पर जो ऐसा हमें लग रहा था कि डेथ कम हो रही है, बट एक्चुअली डेथ कम नहीं हो रही है, लगातार डेथ जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। लेटेस्ट जो अभी तक आया है वो ये दिखा, मतलब उसने ये शो किया है कि ऑल्दो जो ओमिक्रॉन के इन्फेक्ट करने के जो चांसेस है वो अराउंड 20% जो है वो मतलब कम है। मतलब वो जो हॉस्पिटलाइजेशन करता है वो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अफेक्ट हो जाए, तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हॉस्पिटल में जाता भी है, तो उस पर्सन को एक दिन से ज्यादा वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज 40 से 40 to 45% लोग ऐसे हैं जो कि ओमिक्रॉन के कारण अगर हॉस्पिटल गए भी हैं तो एक दिन के अंदर वापस आ गए हैं।
ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने मेंस में या फिर अपने किसी भी पर्टिकुलर ऐसे वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं। बिकॉज देखिए ओमिक्रॉन जो है 20 to 25% लेस अफेक्ट कर रहा है, मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो चांस था वो कम हो गया है। और सेकंड, अगर कोई हॉस्पिटल जा भी रहा है तो उसको एक दिन के अंदर डिस्चार्ज मिल जा रहा है, मतलब वो ठीक हो जा रहा है। स्टडी ये भी शो करती है कि जो सिवियरिटी है डिजीज की वो लगातार कम हो रही है, बट उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी लगातार बढ़ रही है। और अगर सिवियरिटी कम हो भी रही है लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि ऐसा ना हो कि आगे जाकर उसकी सिवियरिटी भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए। अगर हमने थोड़ा सा भी इसको ढील दी, मतलब अगर हमने इस चीज को प्रॉपरली अगर कैजुअली लिया, तो हो सकता है कि आगे जाकर ये प्रॉब्लम बढ़ा दे, जैसा कि बाकी वेरिएंट्स ने किया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये बोला गया है कि यहाँ पर केरला जो है, केरला एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यहाँ पर एक तो ओमिक्रॉन वेरिएंट तो आ ही गया है, बट साथ ही साथ जो पुराना डेल्टा वेरिएंट है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डेथ कॉज कर रहा है। अगर दोनों कंबाइन हो गए, यानी कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों कंबाइन हो गए, और अगर टेस्ट पॉजिटिविटी जो है वो 10% से ऊपर होने लगी, मतलब हर 100 में से 10 बंदे अगर पॉजिटिव होने लगे, तो ये चीज जो है हाथ से निकल जाएगी। उससे पहले हमें एक्ट करने की जरूरत है। कुछ चीजों जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, मीडिया जो है बहुत ज्यादा ध्यान इस चीज पे रख रही है कि हमारे केस नंबर्स कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब आज 100 केस हैं, कल 200 हो गए, कल परसों 500 हो गए, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि हमारे हॉस्पिटल बेड्स कितने फास्ट मूव करने चाहिए या फिर कितने तेजी से बढ़ने चाहिए। आईसीयू के बेड्स हमें और ज्यादा इंक्रीज करने हैं, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको और ज्यादा इंक्रीज करनी है। इसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है, ना ही इस बारे में हमें बहुत ज्यादा फोकस लगाने की जरूरत है। देखिए हमें पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली कि केस कैसे इंक्रीज हो रहा है, कितना केस इंक्रीज हो रहा है, कितनी फास्ट रैपिडली ये ग्रो कर रहा है। बट हमें मेन जो काम करना है वो इस बात पे काम करना है कि हमें बेड्स को इंक्रीज करना है, आईसीयू बेड्स को इंक्रीज करना है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट वाले बेड है, आईसीयूज है, इन सबको इंक्रीज करना है। राइट, हमें इस चीज पे मेन ध्यान देना है, ना कि इस बात पे कि कितने नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर एक बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया ओमिक्रॉन का, तब इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें इस चीज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज से पहले ही रोकना होगा। इसको स्टेज 2 पे रोक दे, ताकि स्टेज 3 पे ये पहुंच ही ना पाए। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, क्योंकि ऐसे एरियाज में जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ है तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर उसका डबलिंग टाइम हो रहा है। मतलब आज अगर 100 केसेस हैं तो अगले 2 दिन के अंदर 200 हो जाएगा, अगले दो दिनों के अंदर 400 हो जाएगा, अगले 2 दिनों के अंदर 800 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंक्रीज होता जाएगा। हमें इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज से पहले इसको रोकना बहुत जरूरी है। आई होप दिस मच इज सर आपको समझ आ गया होगा। नाउ एक कंसर्न ये भी है कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं इंडिया के या फिर किसी भी वर्ल्ड के, अगर वो अफेक्ट हो गए ओमिक्रॉन से, तब क्या होगा? तब क्या होगा? देखिए पहली बात तो जितने भी पेशेंट का केयर एक्टिविटीज है वो सारा का सारा पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। और जैसा डेल्टा वेरिएंट में हुआ था, जो हमारा हेल्थ का इंफ्रा है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। हमें अपने हेल्थ के इंफ्रा को यहाँ पे बचाने की जरूरत है। उसके लिए हमें पहले से ही एंटिसिपेट करना होगा, पहले से ही प्लानिंग करना होगा, ताकि अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर अफेक्ट होते भी हैं तो उसके बदले में हमें क्या करना है, इस क्राइसिस को पहले ही अवॉइड करना होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि 60 प्लस के जो लोग हैं, मल्टीपल को जिनको जो मल्टीपल दिक्कत है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब है किसी को, या फिर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही वीक है, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, जरूरी नहीं है कि ओमिक्रॉन इनके लिए भी माइल्ड होगा। ऑल्दो अगर सबके लिए माइल्ड हो रहा है तो जरूरी नहीं कि इनके लिए भी माइल्ड होगा। देखिए इनको जो वैक्सीनेशन मिला था ना, आपको ध्यान होगा कि जब लास्ट ईयर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ भी था 2020 के अंदर, तो उनका वैक्सीनेशन बहुत पहले किया गया था। मतलब जो इनिशियल फेजेस में था उनका, उस टाइम में 60 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया था। इसका मतलब है कि उनको वैक्सीन लिए हुए अराउंड 2 साल हो चुके हैं। मतलब अगर सेकंड डोज की बात करें तो इनको अराउंड 2 साल हो गए वैक्सीन लेने हुए, तो इनकी वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा खत्म हो गई होगी, बहुत ज्यादा कम हो गई होगी। तो हम इस बात पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ओमिक्रॉन को लगातार रोक सके। तो इस चीज के लिए हमें लगातार अभी से ही प्लानिंग करने की जरूरत है। एक चैलेंज यहाँ पर ये भी है, जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी है उसको ये स्केप कर दे रहा है, ओमिक्रॉन जो पूरी तरीके से स्केप कर दे रहा है, और इसके मतलब उसके अंदर ये आ ही नहीं रहा है कभी भी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की एंटीबॉडीज होती है। पहली होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और दूसरी होती है जो दूसरी टाइप की एंटीबॉडीज होती है, यानी कि जो हमारे वैक्सीन वगैरह से जनरेट होती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देखो वो होती है जो कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है हमारे, राइट, जो हमारी बॉडी को अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उसे कहते हैं MABs, यानी कि एम एंटीबॉडीज। ठीक है, और जो दूसरी टाइप की जो वैक्सीन है उसे कहते हैं जो वैक्सीन जो एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं वो। दिस मीन्स दैट अगर ऐसा हो गया तो कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी कि जो हमारी नेचुरल बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो काम नहीं करेगी। बिकॉज ऑलरेडी देखिए, जैसा हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी जो फुली वैक्सीनेटेड है, बट इसके बावजूद वो ओमिक्रॉन से डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के ऊपर हम इस बात का भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसा पर्सन कोई भी जो वैक्सीनेटेड हो चुका है वो इससे बच जाएगा। अगर हम डेनमार्क का ओमिक्रॉन का एक्सपीरियंस देखें तो ये बताता है कि वो बिल्कुल केरला के जैसा ही है। देखिए केरला हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका सेकंड डोज का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकंड डोज का वैक्सीन ऑलरेडी ले लिया है। सिमिलरली डेनमार्क के अंदर ऐसा था कि 77% जो वैक्सीनेशन रेट था वहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका था। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको नेचुरली इन्फेक्शन हुआ था, यानी कि उनके बॉडी के अंदर भी एंटीबॉडीज बन गई थी। बट इसके बावजूद डेनमार्क के अंदर ऐसा देखा गया कि जब ओमिक्रॉन आया तो इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस इन यूरोप जिसके अंदर ओमिक्रॉन सर्ज इंक्रीज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज हो गया। तो सेम चीज देखा गया है कि केरला को जल्दी जल्दी नहीं रोका गया। तो ऐसा ना हो कहीं कि ऑल्दो
हमने वैक्सीनेशन के लिए इतना कुछ किया है, हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इतना कुछ किया, बट इसके बावजूद अगर ओमिक्रॉन यहाँ पर सर्ज होना स्टार्ट हो गया तो हम इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में गया तो। अगर यूके, डेनमार्क, इन सब एरिया का जितना भी पिक्चर इमर्ज हो रहा है आफ्टर ओमिक्रॉन का जो फर्स्ट वेव था, वो जब इमर्ज हो रहा है तो ये शो हो रहा है कि ऑल्दो जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो कम तो हो रही है, लेकिन ये शो साथ ही साथ मतलब ये भी शो कर रहा है कि धीरे धीरे स्टेबलाइज भी हो रही है। आपको ध्यान रखना है कि ऑल्दो ओमिक्रॉन अभी एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट शो कर रहा है, लेकिन हमें इस चीज के लिए कैजुअल लेने की जरूरत नहीं है, हमें अभी भी इसके लिए फुल्ली अलर्ट पे रहना पड़ेगा। जो हो सकता है कि जो वर्स्ट केस जो टाइम है वो अभी तक आया ही नहीं हो, ठीक है, तो हमें उस पर्टिकुलर हमेशा कहते हैं कि वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ओमिक्रॉन सिचुएशन खराब करे या ना करे, हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए कि अगर सिचुएशन ऐसा कहीं खराब होता है तो हम उस चीज को प्रॉपर्ली फाइट ऑफ कर सकें, ठीक है। इवन व्हेन डेटा फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यूके, डेनमार्क ये सब शो करते हैं कि जो सिवियरिटी है वो बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद हमें कॉशन लेने की जरूरत है, बिकॉज हमें ये पता नहीं है कि वेरिएंट इतना कम सिवियर क्यों है। क्या ये इतना कम सिवियर है बिकॉज इसके अंदर ज्यादा सिवियरिटी कॉज करने की पावर नहीं है, या फिर ये इतना कम सिवियर इसलिए है बिकॉज अभी तक इसने सिर्फ यंग पॉपुलेशन को ही मेनली अफेक्ट किया है। बिकॉज अभी भी आपको ध्यान रखना है 60+ पॉपुलेशन, और जो बच्चे हैं जो एक्चुअली जो सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन से खतरे पे या फिर रिस्क पे हो सकते हैं, उनको अभी तक बहुत ज्यादा ओमिक्रॉन नहीं आया है, ठीक है। तो हमें देखना है और इस पर्टिकुलर चीज से सीखना है और इस पर्टिकुलर चीज को बढ़ने ही नहीं देना है। जो डेनमार्क है, डेनमार्क की हम लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। अगर आप यूके देखेंगे, यहाँ पे यूके, ठीक है, यूके के जस्ट राइट साइड में यानी कि ईस्टर्न साइड में देखेंगे, यहाँ पे डेनमार्क है जो कि जर्मनी के साथ अपनी बॉर्डर को टच करता है। ऊपर देखेंगे आप स्वीडन के साथ यहाँ पर लैंड बाउंड्री को ये टच करता है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी इन दोनों को ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये डेनमार्क का लोकेशन हो गया, आपको इस डेनमार्क के लोकेशन को भी ध्यान रखना है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हमें बात करनी है इसके ये है अबाउट क्वारंटाइन पेस्ट, ठीक है। क्वारंटाइन पेस्ट के बारे में समझते हैं। देखिए, न्यूज में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली इंडिया ने ईरान से कीवीज इंपोर्ट किए हैं जो कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में आए, लेकिन जब वो आए हैं तो ये पाया गया कि उसके अंदर एक कॉन्टेजियस यानी कि बहुत तेजी से फैलने वाला क्वारंटाइन पेस्ट प्रेजेंट है। अब देखिए, जो कश्मीर है, कश्मीर ऑब्वियसली हमारी कंट्री के जो जितने भी एप्पल्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 71% सिर्फ कश्मीर के अंदर अंदर ये जाता है। अब ये जो कीवीज आया है ना, ये डायरेक्टली इसको कश्मीर में भेजा गया है, ठीक है, कश्मीर के अंदर। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर कश्मीर के अंदर पहुंचा है, ऐसा देखा गया है कि ये पर्टिकुलर पेस्ट जो है इसने वहां के एप्पल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कश्मीर के एप्पल्स को। यहाँ पर दो यहाँ पर पेस्ट है, दोनों पेस्ट का नाम दिया गया है एस्पिडियस नर्ड एंड एनाडिला ओरांटी, ठीक है। ये दोनों जो एक फर्स्ट इज नर्ड एंड सेकंड इज ओरांटी, इन दोनों के बारे में यहाँ बोला गया है कि दोनों ही ऐसे पेस्ट हैं जो कि यहाँ पे एप्पल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली। अब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि ईरान को ये एक मैसेज भी भेज दिया है कि आपके जितने भी फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब आपने प्रॉपर्ली साफ सफाई की है या फिर नहीं की है, इसकी जो सर्टिफिकेट्स हमेशा इशू करने होते हैं, कोई भी चीज आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना उससे पहले। लेकिन बोला गया है कि जो आपने इशू किया है उसको हम फिलहाल के लिए एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। स्पेशली दिसंबर 8 2021 के बाद आपने कोई भी चीज अगर हमें भेजी है तो उसके ऊपर अगर आपने कोई भी फाइटोसैनिटरी का सर्टिफिकेट लगाया भी है तो हम उस चीज को पूरी तरीके से नहीं मानेंगे, ठीक है, और हम उस चीज को शिपमेंट जो है उसको वापस कर देंगे। ईरान ने कीवी के साथ साथ ईरान जो है एप्पल भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, लेकिन देखा गया है जिस पर्टिकुलर ऑर्किड से यानी कि जिस पर्टिकुलर बगीचे से इन एप्पल को उठाया गया है वहां पर भी ये पेस्ट जो है वो यहाँ पर अफेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। और साथ में इन दोनों के अलावा यहाँ पर एक कॉडलिंग मॉथ है, ठीक है, ये भी डायरेक्टली उन एप्पल को अफेक्ट कर रहा है। और ये भी कॉडलिंग मॉथ अगर माना जाता है कि अगर ये इंडिया के अंदर आ गया तो ये जो कॉडलिंग मॉथ है ये हाईली डिपेंडेंट है फ्रूट्स के ऊपर, मतलब ये डायरेक्टली फ्रूट्स को खराब कर देता है, लीव्स के ऊपर अटैक नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्टली फ्रूट्स के ऊपर अटैक करता है। इसी कारण जो होता है जो फूड सोर्स है इसका फ्रूट है, उसके कारण सारे के सारे फ्रूट को खराब कर देता है, उसके कारण हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सारा खराब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स मतलब बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि लीफ पे अटैक करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो है एप्पल्स, पियर्स, इन सब की, नाशपाती हो गया, ठीक है, सेब हो गया, इन सब के डायरेक्टली फ्रूट पे अटैक करता है, उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट जो है या फिर जो हमारा प्रोडक्शन है बेसिकली एप्पल्स का या पियर्स का उसको पूरी तरीके से डाउन कर देगा। तो ये हमने बात किया इसके बारे में। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप आज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि रिवीजन के लिए है। ट्रू या फॉल्स में आपको इसके आंसर्स दे रहे हैं, इसके आंसर्स जो है कल के वीडियो क्लास में हम वो कर लेंगे, इसके बारे में बात कर लेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कोवैक्सीन इज अ mRNA बेस्ड वैक्सीन। Second is कि 4 Indian states they have international boundary with Myanmar. Third is Myanmar gained independence along with India from British rule. फोर्थ इज की भूमरा दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एमपी। फिफ्थ इज डेनमार्क टच करता है नॉर्वेजियन सी को। एंड फाइनली एस्पिड्यूटस नर्ड जो है इट इज द इन्वेजिव पेस्ट स्पीसीज सीन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कुछ क्वेश्चन था जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द गोल्डन टेंपल हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन भारत दर्शन पार्क। यस दिस इज ट्रू। हमने जिसके बारे में कल बात की थी कि एक किसी भी टाइप का एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया था, मतलब एक टाइप का इतना इशू हो गया था कि गोल्डन टेंपल को ऑल्दो इंक्लूड किया जा रहा था बट इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे कि इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। सेकंड इज कि ताजमहल इज द ओनली मॉन्यूमेंट जिसको भारत दर्शन पार्क और वेस्ट वंडर पार्क दोनों के अंदर इंक्लूड किया गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने कल इसके बारे में बात की थी, ठीक है, ये दोनों के अंदर ही इंक्लूडेड है। थर्ड इज कि मिग 21 बाइसन जो है ये लेटेस्ट वेरिएंट है मिग का। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिग 21 बाइसन जो है 2006 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। टोटल 15 वेरिएंट्स है मिग के, जिसका जो 15th वेरिएंट है वो बाइसन है।
एंड फाइनल क्वेश्चन वाज दैट टियानामेन स्क्वायर जो है हांगकांग के अंदर लोकेटेड है। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। चाइना का जो बीजिंग प्रोविंस है वहीं पर टियानामेन स्क्वायर प्रेजेंट है। ठीक है, यहीं पर वो जो 1989 के अंदर जो मैसेकर हुआ था वहीं पे हुआ था। ठीक है, आई होप आपको आज सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।